हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं और किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से डी फार्मा कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि हर एक डी फार्मा के प्रीवियस ईयर में कॉमनली पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिए जाएं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या बात हो जाएगी, आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी हो जाएगी। आपको एक नजरिया भी मिल जाएगा कि मुझे पहले ये करना है, उसके बाद दूसरी चीजों की तरफ चलना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। और आगे चलने से पहले अगर आप लोग अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ एज इट इज आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वहां पर जाकर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और आपको एज इट इज पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन है, डिफाइन वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सवाल यह है, सबसे पहली चीज आपको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बताना है डीएनए का। देखिए, डीएनए के पूरे चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सबसे ज्यादा सवाल जो है आप उठाकर देख लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर, आपको ये क्वेश्चन या तो सबसे डिटेल वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर मिल जाएगा, यानी लॉन्ग के अंदर, या तो आपको एमसीक्यूज के अंदर मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको अटेंड करना है, आपको ये पूरा क्वेश्चन ज्वाइन करना है। शुरुआत करते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का जो फाइनल स्ट्रक्चर है हमें वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उन्हीं का स्ट्रक्चर आज तक हम लोग मानकर आ रहे हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि कहां से सारी की सारी चीजें होती है, क्या क्या इन्होंने बताया था डीएनए के बारे में। सबसे पहली चीज कि जो डीएनए है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, एक 5 to 3, एक 3 to 5, है ना। ये चीज आप सभी को पता है, 5 to 3 और दूसरी एंड सेकेंड वाली 3 to 5। एंटी पैरेलल का मतलब यही होता है ना, पैरेलल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। दूसरी चीज कि जो चेन्स होती है, ये जो चेन्स है ना, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। आपने पुरानी मूवीज में वो देखा होगा, ऊपर की तरफ जाने वाली जो सीढ़ियां होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाती है। साइड में पकड़ने वाला जो होता है वो भी होगा, जो कि बना हुआ होगा शुगर और फॉस्फेट का, जो कि बैकबोन बनाता है इसका। और सेंटर में वो जो सीढ़ियां होती है ना, स्टेयर्स, वो होती है नाइट्रोजनस बेसिस की। बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो बैकबोन होता है वो शुगर एंड फॉस्फेट का होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब ये शुगर फॉस्फेट कहां से आया, क्योंकि हर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, फॉस्फेट, या फिर तीसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर। अब डीएनए है तो शुगर चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आरएनए है तो शुगर चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो यहां पर जो शुगर होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोज, और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो वहां पर सिंपल रिबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसके बाद सेंटर में नाइट्रोजनस बेसिस के स्टेयर्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। चलिए, इसके बाद एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ, और इसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन आपके प्यूरीन्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द प्यूरीन्स, है ना। डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों आपस में अटैच्ड रहेंगे। दीज आर द पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पिरामिडिन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आपको पूरी चीज डिटेल में लिखनी है वहां पर, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ लेकिन सब कुछ आपको डिटेल में ज्वाइन करना है, याद रखिएगा। डायमीटर कितना है, एक हेलिक्स का डायमीटर यहाँ पर दिया गया है, कितना,
20 नैनोमीटर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूं तो यहां से यहां तक का ये जो डायमीटर है दिस इज 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये दो आपके पास स्ट्रैंड है, इनके बीच का जो डायमीटर है वो होता है 20 नैनोमीटर। एक हेलिक्स का यहां से लेकर यहां तक दिस इज वन हेलिक्स। एक हेलिक्स की जो लंबाई इन्होंने बताई थी वो थी 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस का यानी मान लीजिए कि यहां पर मैं एडेनिन लगा दूं, यहां पर मैं ग्वानिन लगा दूं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इन्होंने बताया था दैट इज 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशंस थे जो इन्होंने दिए थे वॉटसन एंड क्रिक ने, ये आपको याद रखने हैं। लेंथ कितना था 3.4 नैनोमीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर मैं बोल रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस 20 होंगे, बेस पेयर 10 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि इसको बांध कर रखता है आपस में। ये था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। नेक्स्ट ये है डीएनए एंड आरएनए के बीच का डिफरेंस। सिंपल है भाई, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर बदल जाएगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में रिबोज शुगर होती है। दूसरी चीज, डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमिन का पेयर होता है, लेकिन आरएनए के अंदर एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आप सभी लोग जानते हैं। फंक्शन में जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन आरएनए का बेसिक काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोपेगेशन, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी इसको रेप्लिकेट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन आरएनए डिपेंड रहता है डीएनए के ऊपर ही ताकि वो बन सके, है ना। जानते हैं सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इसके बाद कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस डीऑक्सीराइबोज और रिबोज शुगर चेंज हो जाती है। ठीक है, लोकेशन कहां पर होगा, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपका आरएनए है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों जगह प्रेजेंट होता है। यूवी सेंसिटिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जो आपका डीएनए है दैट इज मोर वल्नरेबल और टू डैमेज बाय यूवी लाइट, लेकिन जो आरएनए होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंट है ना। डीएनए में फटाफट से म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से कैंसर, ट्यूमर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आरएनए है वो कठोर है, वो इतनी जल्दी पिघलता नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट 2 to 6 मिलियन होगा और इसका 25,000 to 2 मिलियन होता है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच में जो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, डायग्राम आप बनाकर आ जाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ईच सेल ऑर्गेनली एंड ड्रॉ इट्स वेल लेबल्ड डायग्राम। अब आपको हर एक सेल ऑर्गेनली को डिफाइन करना है प्रॉपरली, यानी उसके काम के साथ। याद रखिएगा, सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर डिफाइन करना है, हर एक चीज को डिटेल में बताना है। ठीक है, मैं अभी आपको सारे नाम लिखवा देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। काम मैं बता देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिक काम प्रोटेक्शन होता है ना, परमेबल होती है, चीजों का आदान प्रदान यहीं से होता है, एक्सचेंज में मेन पार्ट करेगा। राइबोसोम क्यों होता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस डीएनए का घर होता है, आरएनए का घर होता है, ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर होगा, रेप्लिकेशन यहीं पर होता है। देन वैक्यूल स्टोरेज बबल है, ठीक है, स्टोर रूम की तरह काम करेगा एक सेल के अंदर। सीलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं। साइटोस्केलेटन एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा, और ये भी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके सेल के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, स्टेरॉइड, लिपिड, इन सभी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके टाइप्स भी बता दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। देन गोल्जी अपैरेटस, ये एक कुरियर कंपनी वाले की तरह है, यानी कि चीजों को उठाना, पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना एंड देन ट्रांसपोर्टेशन कर देना। एंड देन लास्ट हमारे पास आता है लाइसोसोम विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि इसके अंदर हेट्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि होते हमारे काम के लिए हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, जिसकी वजह से वो खुद ही की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोला गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस पे लिखा हुआ था कि आपको एक वेल लेबल डायग्राम भी बनाना है, तो मैं फटाफट से डायग्राम बनाती हूँ, आप झट से लिखते जाइएगा। और याद रखना कि इस तरीके के जो आपके डायग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल का डायग्राम हो गया, आपसे साइकिल्स पूछी जा सकती है ना। तो बेसिकली जितने भी आपके पूरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर डायग्राम है ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको
आपको 1 या 2 बार उनको ट्राई करना है लेबलिंग के साथ, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कोई आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पूरा डायग्राम सेल का। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको सेल बनाना है, अंदर सेल ऑर्गेनेलीज बना देनी है, काम खत्म। ठीक है, मैं फटाफट से ड्रॉ करती हूँ। मैं प्लांट सेल ड्रॉ कर रही हूँ, याद रखेगा। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। एनिमल सेल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं। चलिए चलिए, तो ये है आपका पूरा डायग्राम। अब इसको फटाफट से लेबलिंग करते हैं, एंड लेबलिंग के बाद आपका ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके साइड में जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही, न्यूक्लियस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है आपका ये पूरा का पूरा गोल्गी अपैरेटस। देन दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंड इसी के साथ ये पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म है, दीज आर द सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो मैंने बनाया दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, एनिमल सेल है। दोबारा से बता दूं, न्यूक्लियस बड़ा आपको देखते ही समझ जाना है कि दिस इज एनिमल सेल। ठीक है, साइड में वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। फटाफट से इसकी लेबलिंग करते हैं। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि आपको याद रखना है, और ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली डायग्राम बना के भी आ सकता है, या फिर आपसे लेबलिंग करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो 1 या 2 बार आप इसको ट्राई कर ले, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन में पूछा जाए। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द एंजाइम, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड इनहिबिशन। 3 चीजें आपसे पूछी है। पहला, एंजाइम क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन आपको देना है। दूसरा, क्लासिफिकेशन, या फिर क्या पूछा है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंड देन लास्ट चीज आपसे जो पूछी है, दैट इज टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। सब कुछ आपको डिटेल में बताना है, पूछा जाए पूरा चैप्टर आपसे पूछ लिया है। ठीक है, एंजाइम आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द रिएक्शन। ये 2 चीजें आप लिख सकते हैं। क्लियर, हम डायरेक्टली चलते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो बेसिकली अगर देखा जाए 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर डायरेक्ट असर डालते हैं। पहली चीज जो होगी, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम का जो काम है वो बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी, आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाओगे एंजाइम का काम उतना बढ़ेगा, है ना, ये भी हो गया। तीसरा, टेम्परेचर। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स होंगे, है ना। अब आप प्रोटीन को जानते हैं कि प्रोटीन को आप जितना ज्यादा हीट देंगे वो डीनेचर होगा, डीनेचर होते ही वो टूट जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जिसके बाद जो आपके एंजाइम होते हैं वो भी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो डीनेचर शुरू हो जाएगा। इसका ग्राफ भी आप लोग बनाकर आ सकते हैं, कुछ ऐसा होगा, ऐसे होता है, एंड देन बिल्कुल सडन चेंज आ जाता है ऐसे, ये पूरा। क्लियर, चलिए फोर्थ हमारे पास है पीएच। अब इसके भी एग्जाम्पल लिख कर आइएगा, नंबर मिलेंगे, क्योंकि पीएच में 3 पीएच आपको लिखने हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तीनों में एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइन मीडियम में पैनक्रियाटिक एंजाइम जितने भी होते हैं वो सब अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। एसिडिक पीएच में पेप्सिनोजेन हो जाता है, एंड देन आपका जो न्यूट्रल पीएच है उसके अंदर सेलिवरी अमाइलेज आ जाता है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिखिए कि अगर आप पीएच को चेंज करेंगे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाती है। क्लियर, एंड फोर्थ हमारे पास है कोफैक्टर्स, जो कि इनका साथ देने के लिए होते हैं, ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे नहीं लिख कर आना है, आपको डिटेल में हर एक चीज बतानी है, लेकिन पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मेरे हिसाब से सभी को पता है 2 तरीके का होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सके, इरिवर्सिबल जो कि एक बार आगे गया तो पीछे की तरफ नहीं आएगा। इरिवर्सिबल का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन रिवर्सिबल 3 तरीके का होता है। पहला, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के बारे में डायग्राम बनाकर आना सबसे अच्छा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव में आप सभी को पता है कि जो आपका, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एंजाइम है ना, एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होना था, लेकिन यहाँ पर ये इनहिबिटर आकर बाइंड हो जाता है, यानी इनके बीच में कंपटीशन चलता है, जिसकी वजह से ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आगे का फर्दर जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब कुछ रुक जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा जो टाइप होता है दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसके अंदर ऐसे ये आपका
एक्टिव साइट सबस्ट्रेट आकर बाइंड हुआ, बाइंड होने से पहले ही अगर मैं कुछ और लाकर यहाँ पर बाइंड कर दूं एलोस्टेरिक साइट पे लाके, इसकी वजह से इसके शेप में बदलाव आ जाएगा, और इसके शेप में जैसे ही चेंज हो जाएगी, मान लीजिए कि इसकी शेप अब कुछ ऐसी हो गई, तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाएगा और आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। दिस इज नॉन कॉम्पिटेटिव, यानी कि यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट से जाकर जो इनहिबिटर है वो बाइंड होता है। एंड थर्ड इज अनकॉम्पिटेटिव, याद रखना ये ईएस कॉम्प्लेक्स पर हमला करेगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर हमला करता है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा एंजाइम इनहिबिशन, डिटेल में बताकर आइएगा, ऐसे मत लिख कर आना। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको जैसे बताई है वैसे अगर आप लिख कर आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेब साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इन द मेटाबॉलिज्म, और इससे सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब क्रेब साइकिल, यानी क्रेब साइकिल बनाइए, और सारी चीजें वहां पर लिखनी है आपको, यानी कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच है ना, ये सारी चीजें लिखनी है। शुरुआत करते हैं, क्रेब साइकिल कहां से बोला। क्रेब साइकिल एसिटिल कोएंजाइम से बनता है, याद रखिएगा एसिटिल कोएंजाइम से ही शुरुआत होती है। ये सिट्रेट बनाएगा, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, दूसरा पेन ले लेते हैं, सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट से बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम से ए से बनेगा सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमरेट, देन मेलेट, देन ऑक्सैलो एसीटेट, एंड देन ये पूरा का पूरा साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है। ठीक है, क्रेब साइकिल को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल वो पूछ लेंगे, है ना, या फिर वो टीसीए साइकिल करके पूछ लेंगे, तो सारे इसी के नाम है, याद रखिएगा। क्रेब, दूसरा टीसीए, एंड तीसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों इसी के ही नाम है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब देखो इतनी आसान है, इतनी आसान है, कुछ नहीं करना, पहले सबके नाम लिख लो, नाम लिखने के बाद एक एनएडीएच इधर दे दो, एक एनएडीएच इधर दे दो, ऐसे ही एक आपको एनएडीएच इधर देना है। अब इधर बच गया तो इधर क्या दे, इधर आपको FADH2 देना है। ठीक है, FADH को 2 के साइड में ADP आपको बनाना है, यानी खर्च करनी है ATP। क्लियर, तो इस तरीके से चलना है, और H2O को भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है, पहला सिट्रेट को, और दूसरा जब आप फ्यूमरेट से मैलेट बनाते हैं, है ना, पहली चीज सिट्रेट को आपने H2O दिया, ये देखो। ठीक है, और दूसरा जब आप फ्यूमरेट से मैलेट बनाते हैं तब आप H2O इसके अंदर डालते हैं। क्लियर, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, लेकिन अब ये 5 कार्बन का हो गया, तो एक कार्बन कहाँ गया, कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको एक कार्बन कम होता हुआ दिखाई दे तो आप वहां से CO2 निकाल दो। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 कार्बन था, आगे 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ से एक CO2 निकाल दिया, 5 कार्बन या 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ से फिर CO2 निकाल दिया, तो ये होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ये है क्रेब साइकिल, एज इट इज बनाकर आ जाइएगा। एंजाइम अगर आपको याद हो तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना, एंजाइम भी लिख कर आना। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब सवाल है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पे, यानी आपको पूरी चीजें लिखनी है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पे। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे लिखना है। देखिए क्या होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है ना, और कब दी जाती है, इनके बारे में जरूर लिखिएगा, एंड देन आप इसके ऊपर चलना कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती क्या है। क्लियर, चलिए, और ORT बहुत ही लोगों ने सुना होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहला जो चीज है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, दैट इज ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, जो कि घर पे भी बनाया जा सकता है। इट इन्वॉल्व ड्रिंकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिना नींबू का नींबू पानी। ठीक है, पानी और नमक और चीनी, इनका जो मिश्रण होता है ना, जो कि पिया जाता है, और ये ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा डिहाइड्रेशन को, यानी जब पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है डिहाइड्रेशन। तुम घर में हो, मम्मी के सामने तुमको चक्कर आ जाएगा, तुम्हारी मम्मी सबसे पहले यही देगी आपको, एक गिलास पानी, उसमें चीनी डालेगी, नमक डालेगी, टक दे देगी। ठीक है, और आप ठीक भी हो जाओगे, क्योंकि उनको पता है ORT सबसे इफेक्टिव वे होता है। क्लियर, इसके बाद टू रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन देखो कब होता है, जैसे गर्मियां आ गई हैं अब, है ना, तो इस समय पर ज्यादा होगा ये चीज, आप धूप में चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इस समय पर ज्यादा होता है, जब आपकी बॉडी से
स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, इनका बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है, तब ये कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन। क्लियर? इसके बाद ORT इज ऑफन यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डायरिया, ठीक है, यानी लूज मोशन के दौरान, वॉमिटिंग एंड अदर इलनेस दैट कॉजेस फ्लूइड लॉस। सिंपल है ना कि अगर आपकी बॉडी से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा, तभी तो दी जाएंगी ये। क्लियर? चलो, इसके बाद ORT is recommended by the World Health Organization as the first line treatment of dehydration। यही चीज मैंने आपको सबसे शुरू में बोली कि डिहाइड्रेशन की सबसे पहली चीज, डिहाइड्रेशन जब किसी को होता है तो सबसे पहली दवा के नाम पे जो दिया जाता है दैट इज ORT, है ना। इसको आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? चलो, तो ये है 6 लेवल। अबे अपने आप से कर लेना आप, 6 लेवल टी स्पून ऑफ शुगर, है ना। तो ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाफ लेवल टी स्पून ऑफ सॉल्ट, ये मैंने एक आइडिया दे दिया था कि आप ऐसे भी घर पर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी बहुत अच्छे से जानती हैं, आपके घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ द पाथवे। अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस नहीं पूछा है, आपसे ये भी कहा गया है कि इसके जो अलग अलग फेजेस होते हैं उनको भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, हर एक चीज को। तो मैं अभी आपको पूरा पाथवे लिखवा देती हूँ, याद भी करवा देती हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है ना। ATP कितने बनते हैं, कितने खर्च होते हैं, ये भी चीज मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ। पहली चीज कि आपको हर एक पाथवे को डिस्क्राइब करना है, तो वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं यहाँ नहीं करवा सकती हूँ लोग, क्योंकि अगर मैं करवाने लग जाऊंगी तो 10 स्टेप्स होते हैं, उनको करवाने में ही आपका एक आधा घंटा लग जाता। क्लियर? तो ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी कि कहाँ से क्या होता है, क्या चीज बनती है, कैसे बनती है। शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस ऐसा पाथवे है जिसके अंदर आप ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये 10 स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर आप ATP खर्च भी करोगे, आपको ATP मिलेगा भी। क्लियर? और ये याद रखना, एक ऐसी साइकिल है ये, चाहे वो एनारोब हो चाहे वो एरोब हो, यानी वो ऑक्सीजन खर्च करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होना ही होना है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम आप हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये एक एनारोबिक पाथवे है। तो आप समझ रहे हैं कि जो एनारोब है वो तो करेंगे ही, लेकिन जो एरोब है वो भी इसको कर सकते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो सभी के बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलेगा ही चलेगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत देखो कहां से होगी, सिंपल है, ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, किसकी हेल्प से बनता है? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से बनता है। याद रखना, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे की पूरी रिएक्शन के अंदर। आप कुछ और याद करो या ना करो, एंजाइम जरूर याद कर लेना, क्योंकि एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिलअप्स के अंदर पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम रट लीजिए। पहली चीज, जब आप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, यहां पर हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे चलते हैं तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। इस समय पर जो एंजाइम यूज किया जाएगा दैट इज योर फोस्फोग्लूको आइसोम्यूटेज। ठीक है, आइसोमेरेज। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे चलेंगे तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आप बनाएंगे, और इस समय पर जो आप एंजाइम इस्तेमाल करते हैं दैट इज phosphofructokinase, which is one of the most important enzyme in glycolysis। ठीक है, यहां पर भी आप एनर्जी खर्च करेंगे। देन इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जब आगे चलेगा तो ये कन्वर्ट होता है दो चीजों में। पहला, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहां पर एल्डोलेज लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां एल्डोलेज इस्तेमाल किया जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक और चीज है जिसके अंदर ये गप एंड धप, ऐसे याद रखो। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट कन्वर्ट होता है गप एंड धप में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। तो इसको लिख लीजिए DHAP, यानी धप। और ये क्या होता है? गप, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
अब एक चीज याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ये भी अल्टीमेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम रिएक्शन में इसको मानते हैं, इसको नहीं। ठीक है, ये हम लेकर चलेंगे। अब यहां तक जितने भी प्रोसेस हुआ ये एनर्जी कंज्यूमिंग था, यानी यहां पर हमने एनर्जी खर्च करी है। अब आगे के प्रोसेस में हम एनर्जी बनाएंगे। क्लियर? यहां तक तो एक एक सिंगल पाथवे था, अब दो दो पाथवे चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेंगे, होगा सब कुछ सेम ही, बस ऐसे हो जाएगा वो। ठीक है, दो चीजें मतलब दो दो बनना शुरू हो जाएगा, यहां पर एक एक बन रहा था, आगे दो दो बनेगा, बस ये फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हम आगे चलते हैं तो ये बनाता है 1 2, याद रखना दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या बनाएगा 1 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? दो मॉलिक्यूल हैं और यहीं पर आप NADH2 बनाते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, NADH2 भी बनेगा यहां। ठीक है, इसके बाद Na 1 2 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट, सॉरी, जब बनेगा यहां पर जो एंजाइम होता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब चलिए, इसके बाद दो मॉलिक्यूल जो हमने बनाए हैं, इससे अब देखना, अब आराम से याद कर लोगे। पहले था 1 2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, अब बस आपको याद रखना है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसके भी दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे, याद रखिएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब आगे चलेगा ये कन्वर्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर एंजाइम याद रखना, यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इस्तेमाल होता है, काइनेज आप इजीली याद रख लो, आराम से हो जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आगे चलोगे तो ये कन्वर्ट होता है, बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और 2 2 2 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, याद हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट आप बनाएंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है म्यूटेज में। ठीक है, म्यूटेज की हेल्प से। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे चलकर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज, एंड देन फाइनली पाइरुवेट काइनेज की हेल्प से हम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करते हैं पाइरुवेट के अंदर। इसको लिख लीजिएगा, पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज। तो ये है पूरी साइकिल ग्लाइकोलिसिस की। दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, और याद रखिएगा दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये 10 स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर आप 2 ATP यूटिलाइज करते हैं, 2 ATP खर्च करते हैं, यानी यूटिलाइजेशन होता है, और 4 ATP बनाते हैं, 4 ATP फॉर्म करते हैं। तो फाइनली जो नेट ATP हमारे पास बचता है वो है 2 ATP। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन प्रोटीन, इट्स क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। सवाल है कि आपको प्रोटीन बताना है, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन एंड देन क्वालिटेटिव टेस्ट। देखो प्रोटीन तुम खुद ही लिख लोगे, सिंपल है। मैं डायरेक्ट चलती हूँ इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। प्रोटीन को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होगा वो वाले प्रोटीन जो कि सिंपल होते हैं, और सिंपल प्रोटीन हमारी बॉडी में आसानी से आप याद कर लोगे, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसी की तरह हिस्टोन होता है, स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं, ये जितने भी प्रोटीन्स है ना, दीज ऑल आर सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, अगर आगे हम चलें कंजुगेट यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी मैं आपको करवाऊंगी, पहले इसके एग्जांपल देख लीजिए। कंजुगेट यानी कि जो चीज जोड़े में रहना पसंद करती है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ये सारी चीजें कंजुगेटेड प्रोटीन्स की कैटेगरी के अंदर आती है। एंड थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड को भी आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन्स के अंदर 3 चीजें आएंगी, जैसे कि कोगुलेटेड प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन्स। और अगर मैं बात करूं आपके किसके अंदर, ये जो आपका सेकेंडरी है, इसके अंदर भी ऐसे ही आता है, जैसे कि प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स। और सबसे सिंपल तो है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 ही होते हैं, खत्म। पहला फाइब्रस, दूसरा होता है ग्लोबुलर, तीसरा होता है इंटरमीडिएट। फाइब्रस धागेदार होता है, यानी कि थिन होते हैं, ग्लोबुलर थिक होते हैं।
और जो इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का होगा, याद रखना फॉस्फो, अच्छा इसका हम क्लासिफिकेशन आगे चलते हैं वहीं मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन जो होंगे, ये जो फॉस्फो, इसके अंदर आपको फॉस्फेट दिखाई दे रहा है और दूसरा प्रोटीन दिखाई दे रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आपको पहली चीज कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रही है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है, प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे पूछा है या नहीं पूछा है, अभी तक सिर्फ आपका प्रोटीन से सवाल आया, लेकिन क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड केमिकल टेस्ट फॉर लिपिड, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रट लीजिए इन डिटेल, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बायोरेट टेस्ट का जो आपका रिएजेंट है वो क्या है, या इसके ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलता है, किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें समझा देती हूँ। जैसे बायोरेट टेस्ट, जिसके अंदर आप जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो KOH हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में पर्पल कलर आपको मिलेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा अमीनो एसिड आप कंफर्म करेंगे, तो याद रखना कि ये जो बायोरेट टेस्ट होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल में तो नहीं कराऊंगी, आप सिंपल सी बात है समझेंगे आप, ठीक है। दूसरा है फॉलिन थियोकैल्क्यू टेस्ट, जिसके अंदर इसका आप इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पर कलरीमेट्री ऐसे ऑब्जर्वेशन में आपको मिलेगा, फिनोलिक ग्रुप के लिए परफॉर्म किया जाता है। हेलर टेस्ट में HNO3 इस्तेमाल करते हैं, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट पीपीटी आपको यहाँ पर मिलती है। एंड दिस इज फॉर कोगुलेशन टेस्ट, ठीक है। देन हॉपकिंस ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, वायलेट पर्पल कलर मिलता है। और दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये इंडोल रिंग के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलियंस टेस्ट। मिलियन टेस्ट के अंदर मिलन्स टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक और मर्करी सल्फेट का एक मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। देन में आपको नाइट्रोफिनॉल मर्क्यूरी सल्फेट ऑब्जर्वेशन में मिलेगा, आप इसको भी फिनोलिक प्रेजेंस के लिए ही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मॉलिस टेस्ट के अंदर सबको पता है 10% अल्फा नेफ्थोल, यही है, ठीक है। लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिस इज 10% अल्फा नेफ्थोल और इथेनॉल का कॉम्पोजिशन लिया जाता है। रेड पर्पल कलर मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है 2,2 डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन के का जो रिएजेंट है उसका इस्तेमाल करके आपको रूहिमंस पर्पल कलर मिलता है। एंड देन कौन से अमीनो एसिड के लिए, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पॉलीज टेस्ट डाइजोबेंजीन सल्फेट यहाँ पर इस्तेमाल होगा एज अ रिएजेंट। देन आपको ऑब्जर्वेशन में रेड कलर मिलता है। इमिडाजोल रिंग के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। साकागुची टेस्ट, ठीक है, जैसा नाम वैसा ही काम है इसका। अल्फा नेफ्थोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रेड कलर और ग्वेनेडिन ग्रुप के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सैंगर टेस्ट 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, और इसका ऑब्जर्वेशन याद रखेगा कि क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप चीजें ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। सल्फर टेस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड आप रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ब्लैक पीपीटी मिलेगी, लेकिन याद रखेगा लेड सल्फेट की ब्लैक पीपीटी आपको मिलती है, ठीक है। भैया ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हर एक चीज का ध्यान रखना। जेंथोप्रोटिक टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप लोग इस्तेमाल करते हैं और चीजें आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोटीन का क्वालिटेटिव टेस्ट, क्लियर। हर एक चीज को डिटेल में लिखने की आदत डाल लीजिए, लेकिन पॉइंट में लिखना सीखे, क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अपने लिए और जो आपका इन्विजिलेटर होगा या फिर जो भी एग्जामिनर होगा उसके लिए इजी बनाने के लिए आप ट्राई करें कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉइंट में डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाना सीखें, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। And list different liver function tests, write down clinical significance of it। सवाल ये है अलग अलग तरीके से लिवर फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो बताना है, एंड उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताने हैं कि जो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं।
ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला है एलेनिन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। दूसरा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, उसके बाद बिलीरुबिन टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट, इसी की तरह प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। ठीक है, गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज होता है। तो ये सारे के सारे लिवर फंक्शन टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं लिवर के काम को चेक करने के लिए। अच्छा, एक और चीज कि लिवर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। पहले फंक्शंस लिखिए, ठीक है, फंक्शंस लिखने के बाद तब आप इसकी तरफ चलना, है ना। फंक्शन में आप लिख सकते हो कि ये बाइल को बनाने में हेल्प करता है, सबसे बड़ा काम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। ठीक है, आपके जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, तीनों को बनाने में लिवर ही काम करता है। ठीक है, और भी टॉक्सिक चीजों को रिमूव करने में हेल्प करता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, 1.2 टू 1.5 kg इसका वेट होता है। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होगा। मतलब ये सारी चीजें बताने के बाद आप इनकी तरफ चलना। ठीक है, ये टेस्ट है और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आपको डिटेल में बताना है, जैसे कि लिवर डिसीजेस का डिटेक्शन। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी कर लोगे। ठीक है, क्यों किए जाते हैं? ताकि आपको लिवर की बीमारियों के बारे में पता चल सके, और मॉनिटरिंग ऑफ लिवर फंक्शंस, यानी कि क्या लिवर अपना काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी चेकिंग के लिए परफॉर्म किया जाता है। फिर डायग्नोसिस ऑफ लिवर इंजरी, अगर किसी ट्रॉमा में लिवर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंजरी होती है, उसके डिटेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंड लिवर डिसीजेस के स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है लिवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें। हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट है क्लासिफाई लिपिड विद एग्जांपल, गिव बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड। तो पहले आप लिपिड के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे विद एग्जांपल, एंड देन उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की तरफ चलेंगे। लिपिड आप लोग बता देंगे ऑर्गेनिक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोफो टेल्स होती हैं, हेड होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होगा, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, उल्टा बोल दिया मैंने, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना। कहाँ पाया जाता है? आपकी बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप जो भी चीजें खाते हो, बटर वगैरह, मतलब सब में ये लिपिड जो है पाए जाते हैं, है ना। हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, और याद रखना कि क्लासिफिकेशन आप इसी तरीके से करो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे लिपिड जो है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? पहला सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है प्रिकर्सर या फिर डिराइव्ड, एंड फोर्थ हमारे पास है मिसलेनियस लिपिड्स। अगर मैं सिंपल लिपिड के बारे में बात करूं तो ये दो ही तरीके का होता है, पहला फैट, दूसरा वैक्सेस। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके पास कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो 3 तरीके के पाए जाते हैं, जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन मैं आपको करवाऊंगी। पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसके अंदर लिपोप्रोटीन्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, फिर प्रिकर्सर एंड डिराइव्ड के अंदर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन, यानी बची कुची जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सब कुछ प्रिकर्सर एंड डिराइव्ड। अब याद रखना कि इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो दूसरों के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करेगी। समझ रहे हैं? इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो दूसरों के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेरॉइड की बात ले लूं, स्टेरॉइड आपका बहुत सारे हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स के लिए फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में वो यहीं से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है पहली चीज, आपके पास एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। ये किसकी मदद से बनेंगे? सारे के सारे किसकी हेल्प से बनते हैं? स्टेरॉइड की हेल्प से बनते हैं। एंड फोर्थ हमारे पास है मिसलेनियस लिपिड, जिसके अंदर स्क्वालिन एंड दूसरी चीज कैरोटेनॉइड्स आती है, जो कि आपके कलर पिगमेंट्स होंगे। क्लियर? तो ये 4 टाइप्स हैं लिपिड के। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। कंपाउंड लिपिड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड 3 तरीके के हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। पहला फॉस्फो, दूसरा ग्लाइको, तीसरा होता है लिपोप्रोटीन। फॉस्फो प्रोटीन्स को भी आप फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हो, पहला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, अगर मैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में पूछूं, एग्जाम्पल आपसे पूछूं, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया गया था, तो एग्जाम्पल लिखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन, और इसी के साथ ही साथ फोस्फोटिल डाइल्सिरिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? दीज ऑल आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसके बाद अगर मैं आपसे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल पूछूं तो आप मुझे कहेंगे स्फिंगोमाइलिन, जिसके अंदर ही है भैया। ठीक है, यही होता है सर।
ग्लाइकोलिपिड फर्दर क्लासिफाइड दो पार्ट्स में होता है, सेरिब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट। एंड जो लिपोप्रोटीन्स है वो चार तरीके का होता है, चार नहीं पांच होता है। पहला होता है काइलोमाइक्रोन, जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब सारे पाए जाते हैं, लेकिन मेन चीज काइलोमाइक्रोन है, जो कि प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रोटीन कोटेड कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखो तुम जो लिपिड खाते हो ना, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड के अंदर, है ना। तो उसके लिए यानी लिपिड को ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना, दैट इज काइलोमाइक्रोन। ऐसा सवाल पूछा गया एमसीक्यूज के अंदर, तो याद रखिएगा। क्लियर। इसके बाद आपके पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होता है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। तो पहली चीज कि जो आपके पास स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल्स के जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है ना। कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे ऐसे। इसके अंदर ये जो हेड पार्ट होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है ना। ये किसकी लेयर है? ये होती है फोस्फोलिपिड की बाई लेयर, फोस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, डबल लेयर्ड होती है। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा समय के लिए जो आपके खाने को स्टोर करने का काम करता है, वो है लिपिड। ठीक है, आपके सेल्स के, आपकी स्किन के नीचे वाली लेयर में, यानी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं बेसिकली, वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाते हैं आराम से, है ना। और जब आप धीरे 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 एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हैं, तभी वो एनर्जी रिलीज करना शुरू करेंगे, ताकि आपकी बॉडी को सही समय पर सही अमाउंट में एनर्जी मिल सके। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव, ये भाई इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्रूट्स, लीव्स, हेयर, पर इन सभी के फॉर्म में ये आप प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, एपिकार्प, ठीक है, जिसको बोला जाता है। चलो, इसके बाद फैट्स आर डिपॉजिटेड अराउंड द वाइटल स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेशर एंड मैकेनिकल इंजरी, इन शॉर्ट शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स आपके पास जितने भी हैं, सबके सराउंडिंग में आप देखोगे कि वहां पर डबल लेयर्ड होती है ना। जिसके बीच में कैविटी है, वहां पर फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिपिड भरा हुआ होता है। वो क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि आप मैकेनिकल शॉक से या फिर इंजरी से उसको बचाने का काम कर सके, है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरॉइड इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोल मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेगा, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एक्सेट्रा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। पहली चीज आपको कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डिफाइन करना है, सब कुछ बता देना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या होता है, क्या इसके अंदर पाया जाता है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप बता दीजिएगा। हम डायरेक्ट इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होता है, हम सभी लोग जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होगा, सिंपल एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप्स का होगा, फर्दर क्लासिफाई होकर। पहला होगा मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, मैं यहीं पर आपको डिस्कस करवा देती हूँ। मोनोसेक्राइड वो होगा जिसके अंदर सिंगल यूनिट पाई जाती है, सिंगल यूनिट, और इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड वो होगा जिसके अंदर 2 to 9 मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है, यानी मोनोसेक्राइड यूनिट पाई जाएगी। और पॉलीसेक्राइड यानी कॉम्प्लेक्स में 9 से ज्यादा, यानी 10 से शुरू होकर अनंत, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट।
इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके डायग्राम से यानी इसके स्ट्रक्चर से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको बनाना है, याद रखिएगा। इसके 3 एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्लूकोज, दूसरा चीज इसके अंदर आती है फ्रक्टोज एंड तीसरी चीज गैलेक्टोज। तीनों का फॉर्मूला सेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। C6H12O6, C6H12O6, इसका भी C6H12O6 है ना। और मोनोसेक्राइड को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो एल्डोज और कीटोज में, वो आगे की बात है, तो वो भी करके आ जाना, नंबर मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट, ओलिगोसेक्राइड 3 तरीके का हो सकता है, 3 नहीं है 9 तरीके का हो सकता है, लेकिन आप फर्दर क्लासिफाई नहीं करना क्योंकि सवाल सिर्फ यहीं तक आएगा डाइसेक्राइड तक, जिसके अंदर आपसे 3 एग्जाम्पल के बारे में वो पूछ सकता है। पहला है लैक्टोज, दूसरा है माल्टोज एंड तीसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सुक्रोज, है ना। इनकी मोनोसेक्राइड यूनिट याद कर लीजिएगा एंड इनका डायग्राम याद कर लीजिएगा। चलिए, पॉलीसेक्राइड में 3 एग्जाम्पल जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के अंदर हैं, वो है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड तीसरी चीज आती है ग्लाइकोजन। देखो, इनके बारे में एक खास बात है कि ये तीनों के तीनों होमोपॉलीसेक्राइड हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, यानी इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पाया जाएगा, ग्लूकोज की सब यूनिट्स पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और इसका जनरल फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, CnH2O होल एन, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया और मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ ही आ गई हैं। एंड इसी के साथ हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के ऐसे 10 बेस्ट क्वेश्चंस रिपीट करे हैं, बेस्ट क्वेश्चन डिटेल में देखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, पूछे ही गए हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन करना होगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस क्लास में इतना ही एंड मेरे हिसाब से सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, सब कुछ आपको समझ आ गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।